में जी रहे हैं आप? क्या आप जानते हैं कॉमर्स वालों के लिए कितने सारे ऑप्शंस है मार्केट में? तुम्हें कैलकुलेशंस में मजा ही नहीं आता, तुम्हें मजा आता है थ्योरी पार्ट में, तुम्हें मजा आता है बाकी सारी चीजों में, तो क्यों जाना है फिर सीए के टूवर्ड्स? मतलब करो तुम सीए, अगर तुम इंटरेस्टेड हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, अकाउंटेंसी में, टैक्सेशन में, तो करो जाके सीए। वो कोर्स उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो इन सब चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं। ओवरऑल तुम्हें सीजीट क्लियर करना है तो तुम्हें 400 में से 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। मैं तुम्हें फैक्ट बताऊंगी, मैं तुम्हें अपने ही दोस्त, सीनियर, जूनियर, स्टूडेंट, इन सब की स्टोरी सुनाऊंगी। भाई मेरा तो हो रहा है दिमाग बहुत ज्यादा गर्म, ये सोच सोच के कि आजकल के बच्चे को भी ऐसा लगता है कि कॉमर्स लेने के बाद तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, एंड दैट इज सीए। सीरियसली 2026 में जी रहे हैं आप? क्या आप जानते हैं कॉमर्स वालों के लिए कितने सारे ऑप्शंस है मार्केट में? कितने सारे, लिटरली। और आप अभी भी वही सीए पे ही अटके हुए हैं। मतलब करो तुम सीए, अगर तुम इंटरेस्टेड हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, अकाउंटेंसी में, टैक्सेशन में, तो करो जाके सीए। वो कोर्स उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो इन सब चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं। बट व्हाट इफ तुम इन सब चीजों में इंटरेस्टेड हो ही नहीं, तुम्हें अकाउंटेंसी पसंद ही नहीं आती, तुम्हें कैलकुलेशंस में मजा ही नहीं आता, तुम्हें मजा आता है थ्योरी पार्ट में, तुम्हें मजा आता है बाकी सारी चीजों में, तो क्यों जाना है फिर सीए के टूवर्ड्स? क्यों नहीं चूज कर लेते अपने लिए सही कोर्स? कैसे चूज करोगे जब पता ही नहीं होगा? आज आपकी पायल मैम आई है आपको ये बताने के लिए कि कॉमर्स लेने के बाद मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं बच्चों के पास करियर से रिलेटेड, और इन मल्टीपल ऑप्शंस को वन बाय वन पायल मैम कवर करेंगे इन डिफरेंट वीडियोस। पर आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं उस करियर ऑप्शन के बारे में जो मैं खुद परस्यू करती हूं, जो मेरे नाम के आगे एज अ प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है। यस, यू गेस्ड इट राइट, मैं बात करूंगी आज कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में। तो आज आपको मैं सीएस का सी टू वाई सब बताने वाली हूं। किसी इंसान को सीएस करनी है, शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी, किन किन एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ेगा, कितना टाइम लगता है सीएस करने में, कितना एक्सपेंडिचर होता है, सैलरी कितनी मिलती है, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और भी बहुत सारी चीजें कवर की जाएंगी आज की इस वीडियो में। और भाई देखो, एक इंसान जो खुद प्रोफेशनल है, खुद उस डिग्री को पिछले 10 साल से लेके बैठा हुआ है, वो तो आपको गलत गाइड नहीं करेगा उस चीज के बारे में, राइट? आज जो इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है ना, वो एकदम 100% सच होने वाली है। मतलब मैं कोई बढ़ा चढ़ा के आपको पिक्चर नहीं दिखाऊंगी कि जबरदस्ती बच्चों को ऐड कर लो। मैं आपको एग्जैक्ट रियलिटी बताऊंगी सो दैट आप अच्छे से एनालाइज कर पाए कि आपको ये कोर्स में एनरोल करना है अपने आप को या नहीं करना आगे चल के। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि सीएस बनाता कौन है। तो भाई देखिए, जैसे आपको पढ़ने के लिए एक स्कूल में जाना पड़ता है, वैसे ही सीएस करने के लिए आपको इस बॉडी के पास जाना पड़ता है जिसका नाम है आईसीएसआई। आईसीएसआई हेड बॉडी है जो कि हर एक सीएस को प्रोड्यूस करती है। सीएस बनने के बाद मेंबरशिप भी हमें इन्हीं से लेनी पड़ती है, और उसके बाद इनके बहुत सारे रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिनको आपको फॉलो भी करना पड़ता है। अगर आपको फ्यूचर में सीएस बनना है तो आपको आईसीएसआई के साथ तो अच्छे से मजबूत एक रिश्ता बनाना ही पड़ेगा। अब भाई हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन आए कि भाई आप बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर रही हो, लेकिन पहले ये तो बता दो कि सीएस का काम होता क्या है, क्या करता है एग्जैक्टली, तभी तो हम जान पाएंगे कि हम उस काम में इंटरेस्टेड भी हैं कि नहीं है। तो बेटा देखो, सीएस ये सारे काम अलोंग विद और बहुत सारे काम करता है। क्या, बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में समझाती हूँ क्योंकि तुम लोग नए नए ताजा आए हो 10th से 11th में, अभी तुमने कॉमर्स का सी भी नहीं पढ़ा होगा, राइट? तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगी जो भी समझाऊंगी। ठीक है, मान लो तुम्हें कल पुलिस वाले अरेस्ट करने आ जाते हैं, ठीक है, और अरेस्ट करके ले भी जाते हैं, जेल में डाल भी देते हैं। अब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी बेल कराने के लिए कहां जाएंगे? ये मत बोलना कि कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि कौन सी धारा में आपको अरेस्ट किया गया है, उस पे बेल मिलती भी है या नहीं मिलती है, ये तो उनको शायद नहीं पता होगा। ये तो किसको पता होगा? ये पता होगा किसी लॉयर को। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा बेल करवाने के लिए कहां जाएंगे? लॉयर के पास जाएंगे, और लॉयर आगे जाके तुम्हारी बेल करवाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लॉयर के पास लॉ की नॉलेज है जिससे तुम्हारी बेल हो सकती है। जस्ट लाइक दैट नॉर्मल लॉयर जो कि नॉर्मल लॉज की इंफॉर्मेशन रखता है, नॉलेज रखता है, हमारे सीएस रखते हैं
कंपनी से रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं या फिर बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं उन सब की नॉलेज। बिल्कुल लेमन्स लैंग्वेज में बोलूं तो सीएस कंपनी का होता है लॉयर, ठीक है। उसके अलावा कंप्लायंस ऑफिसर, बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कंपनी को पूरी करनी पड़ती हैं, तो ये कौन करता है कंपनी के बिहाफ पे? सीएस करता है, क्योंकि नॉलेज ही उसे है, तो और कौन करेगा? वही करेगा ना। काम आप किसको दोगे? जिसको वो काम आता होगा। आता किसको है? सीएस को आता है। उसके अलावा दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो जाती है प्रोफेशनल वे में, बिजनेस में, तो उसको सॉल्व करने का काम कौन करता है? सीएस करता है, आर्बिट्रेटर और मीडिएटर बनके। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई इंसान आया और उसको कंपनी खोलनी है, उसको अपना बिजनेस शुरू करना है, तो उसको कंपनी खुलवा के देगा कौन? आपका सीएस। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कौन देखता है? सीएस देखता है। उसके अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैम ये क्या होते हैं? ये तो पहली बार सुन रहे हैं। तो बेटा देखो, कॉमर्स में तुम अभी आए हो इसलिए शायद तुम्हें हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में नहीं पता हो, लेकिन आगे चल के तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा बीओडी कौन होते हैं। फिलहाल के लिए बस मैं आपको इतना बता देती हूँ, कंपनी का जो दिमाग होता है ना, वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब कंपनी को जो चलाने का काम करते हैं उन लोगों को टुगेदर हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो कंपनी चला रहे हैं, एडवाइस देने का काम कौन करता है? सीएस। यस, मतलब आप समझ रहे हो सीएस का औहदा क्या हो रहा है, सीएस की पोजीशन क्या हो रही है। और कहाँ तो मटके थे सीए करने में, है ना। चलिए, केएमपी, की मैनेजरियल पर्सनल। एक टाइम था जब सीएस को इज्जत नहीं मिलती थी, दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ, जो कि तुम समझ ही गए होगे कौन से हैं, इनको कंपेयर किया जाता था और नीचा दिखाया जाता था। आज की डेट में सीएस बन गए हैं केएमपी। सो केएमपी कंपनी के सबसे टॉप लेवल की अथॉरिटीज होते हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं, उनमें सीएस का नाम आता है आज की डेट में। इसके अलावा जैसे कोई भी नॉर्मल केस होता है वो नॉर्मल कोर्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, सेशन कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, वैसे ही कंपनीज का जो केस होता है वो जाता है एक स्पेशल कोर्ट में, बेसिकली ट्रिब्यूनल होता है, बट अभी आपको ट्रिब्यूनल का मतलब नहीं पता होगा इसलिए मैं इसको कोर्ट बुला रही हूं। सो ये स्पेशल कोर्ट है जो कंपनीज की दिक्कतों को दूर करने के लिए बनाया गया है, उसके डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया है। इसे हम बोलते हैं एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसमें जो लॉयर बन के जाता है आपके केस को प्रेजेंट करने के लिए, वो भी कौन होता है? वो भी होता है सीएस। यस, तो यहां से आपको समझ में आ रही है गेम कि सीएस कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी अथॉरिटी है, बहुत पावरफुल अथॉरिटी है आज की डेट में। सो ये थे कुछ काम, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन वो अभी मुझे ऐसा लगता है आप बहुत छोटे हैं उस समझने के लिए, इसलिए मैंने बेसिक बेसिक वाले आपको कवर कर दिए। बट यहीं से आप समझ लो सीएस की पावर, है ना। तो अगर ऑनेस्टली आप मुझसे पूछे ना कि ये कोर्स किसको करना चाहिए, तो मैं बोलूंगी हर वो बच्चा जो थ्योरी में स्ट्रांग है, हर वो बच्चा जो लॉ में इंटरेस्टेड है, उसे ये कोर्स कर लेना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली अगर आपको अपने नाम के आगे प्रोफेशनल डिग्री चाहिए तो। बाकी इसके लिए एलिजिबल होना है तो आपको 12वीं पास करनी पड़ेगी, बिना 12वीं पास किए आप सीएस नहीं बन सकते। आप 12वीं पास करें, चाहे फिर कॉमर्स से करें, आर्ट्स से करें या साइंस से करें, तीनों से ही आपको पास करने के बाद 12वीं ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप सीएस कर सकते हैं। हाँ, बस एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि अगर तुम कॉमर्स लेके उसके बाद सीएस करने के बारे में सोचते हो तो सीएस में तुम्हें थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि इनिशियल जो पेपर्स होते हैं ना उनमें बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कॉमर्स में वो ऑलरेडी तुम पढ़े होगे, तुम फेमिलियर होगे उन सब्जेक्ट से, दोबारा से वो सब्जेक्ट देखोगे तो डरोगे नहीं। बाकी वाले थोड़े से डर जाते हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीसीएम बैकग्राउंड से आते हैं, पीसीबी बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब वो मैथ्स को हैंडल करके आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आके अकाउंट्स को देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं। सो तुम्हें ये एक्स्ट्रा कंपेटिटिव एज मिल रहा है उन लोगों के ऊपर, ये मान लो बस। देखो 12वीं के बाद तो तुम सीएस कर सकते हो, बट व्हाट इफ किसी बच्चे ने 12वीं के बाद सीएस में एनरोल नहीं किया, उसको बहुत बाद में याद आया कि यार सीएस भी तो कर सकता था, वो कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन ले चुका था, 2-3 सेमेस्टर ऑलरेडी उसके निकल चुके थे, या फिर मैं बोलूं पूरा का पूरा कॉलेज ही पार हो गया था, तो अब वो सीएस कैसे करेगा? तो भाई उसके लिए एक एडिशनल फैसिलिटी है जो आईसीएसआई ने दी है, वो ये है कि ग्रेजुएट स्टूडेंट को डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है। मैम डायरेक्टली सीएस बना देंगे क्या? ऐसा भी नहीं है, ऐसी भी कोई स्कीम नहीं चल रही है। देखो
क्या होता है सीएस में ना 3 पेपर्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं बेसिकली। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। यूजुअली अगर कोई भी बच्चा सीएस करना शुरू करता है आफ्टर 12th तो उसको फर्स्ट लेवल देना पड़ता है। ये पार होगा तो वो सेकंड लेवल देगा, ये पार होगा तो वो थर्ड लेवल देगा। लेकिन एक ग्रेजुएट स्टूडेंट या फिर जिसने सीए फाउंडेशन क्वालिफाई किया हुआ है, सीएमए फाउंडेशन क्वालिफाई किया हुआ है, इन सब को डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है यहां पे। मतलब पहले नंबर वाला पेपर आप स्किप कर सकते हैं, आपको पहले नंबर वाला पेपर देना ही नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली आप सीएस के सेकंड लेवल, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, उसमें एंट्री मिल जाएगी। ये है आपकी डायरेक्ट एंट्री। सो अगर कोई बच्चा लेट लतीफ है भी ना अपने करियर ऑप्शन को चूज करने में, तो भी उसको एडवांटेज देके आईसीएसआई वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट किसी को नहीं करते ये। हाँ मतलब अगर तुम फेल हो जाओगे पेपर में वो अलग बात है। बाकी अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि भाई 11th क्लास के स्टूडेंट से मैं सीएस बनूंगा कैसे, स्टूडेंट लाइफ छोड़ के ये प्रोफेशनल लाइफ में करूंगा कैसे, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगी अब वन बाय वन। देखिए जैसे मैंने मेंशन किया 3 तरह के एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले लेवल का जो एग्जाम होता है उसे हम बोलते हैं CZET, CSEET। इसमें आपके 4 पेपर रहते हैं, बाकी डिटेलिंग थोड़ी देर में देती हूं। इसको अगर आप पार कर लेते हैं तो आप पहुंचते हैं इसके सेकेंड लेवल में, जिसको हम बोलते हैं CS एग्जीक्यूटिव। इसमें आपको देने पड़ते हैं टोटल 7 पेपर। एंड वंस यू आर डन विद दिस, उसके बाद आता है CS प्रोफेशनल। अगेन इसमें आपको देने पड़ते हैं 7 पेपर। मतलब मेरे टाइम पे तो 9 पेपर हुआ करते थे, लेकिन अब आईसीएसआई ने सिर्फ 7 पेपर रखे हुए हैं। और अगर आप ये भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आती है 21 मंथ्स की ट्रेनिंग, जिसमें आपको जो भी बुक में पढ़ाया जा रहा है ना, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन सिखाया जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ा के छोड़ेंगे नहीं, थ्योरी पढ़ा के फिर उसे थ्योरी को कैसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं वो भी सिखाया जाएगा इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में। और अगर आपको इसके साथ एक मजे की बात बताऊं तो यहाँ पे आपको मिलती है स्टाइपेंड। दैट मीन्स आपको सीखने के पैसे मिल रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आप चीजें सीख रहे हैं और सीखते सीखते आपको पैसे भी दिए जाएंगे। तो आप अपना कमाना काइंड ऑफ यहां से शुरू कर सकते हैं। सीएस बन के तो कमाओगे ही कमाओगे, लेकिन तुम्हारी शुरुआत कमाने की यहां से हो जाएगी। अगर स्टाइपेंड को भी केयरफुली तुम मैनेज करो ना, तो इससे भी काफी सारे पैसे सेव कर सकते हो तुम। ऐसा मानो पायल मैम के टाइम पे पर मंथ स्टाइपेंड दी जाती थी ओनली 3000 रुपीज, और मैंने 45,000 रुपीज जोड़े थे यहां से। 45,000 रुपीज उस टाइम पे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। चलिए, सो अगर आपको सब्जेक्ट वाइज बाइफिकेशन बताऊं कि सीजीट में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो वो यहां पे लिखे हुए हैं, एक एक करके बता देती हूं। फर्स्ट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, बेसिकली तुम इंग्लिश में जो भी पढ़ते हुए आए हो, ग्रामर में, वोकैबुलरी में, लेटर्स लिखना या फिर किसी से बात करनी है तो कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। सो इंग्लिश का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है ये। और इसका पेपर रहता है आपका सब्जेक्टिव नेचर का, मतलब क्वेश्चंस आएंगे, आपको उसके आंसर्स लिखने पड़ेंगे। इसके बाद सेकंड पेपर जो आपका रहता है वो रहता है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया ना, 12th क्लास में भी पढ़ोगे, 11th क्लास में भी पढ़ोगे, यहां पे भी पढ़ोगे। 50 नंबर का इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा और 50 नंबर का बिजनेस एनवायरनमेंट आएगा, जो कि अगेन आप 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे। ये पेपर भी सब्जेक्टिव नेचर का रहने वाला है, मतलब लिखित में रहेगा। इसके बाद बात करें तीसरे सब्जेक्ट के बारे में, तो ये है आपका अकाउंटिंग, जो आप 11th 12th में पढ़ोगे, उसी से थोड़ा मिलता जुलता और थोड़ा उसका एक्सटेंडेड पोर्शन आप यहां पे पढ़ोगे। अगेन ये भी क्या है, सब्जेक्टिव नेचर का पेपर है। मैम सारे ही तो सब्जेक्टिव है, तो बार बार मेंशन क्यों कर रही हो? तो लक्ष्मण सारे सब्जेक्टिव नहीं होते, एक ऑब्जेक्टिव नेचर का भी क्वेश्चन पेपर होता है इसमें। यहां पे आपको OMR शीट मिलेगी, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनके आंसर आपको टिक करके आने पड़ेंगे। मैम ये पेपर कौन सा है? ये पेपर है बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट का। 60 मार्क्स का इसमें बिजनेस लॉ रहेगा और 40 मार्क्स का आपका मैनेजमेंट रहेगा। मैनेजमेंट ऑलमोस्ट आपका बिजनेस स्टडीज में जो आप पढ़ेंगे 12th क्लास में, उससे रिलेटेड रहेगा। हाँ, बिजनेस लॉ थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, क्योंकि इसमें आप लॉ
पहली बार पढ़ रहे होंगे आई वुड से, क्योंकि इससे पहले तो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। सो ये पेपर इन्होंने थोड़ा सा सिंपल बना दिया है, इसको OMR बेस्ड रखा है ताकि सिर्फ आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़नी पड़े और वहां जाके बस टिक लगानी पड़े। पास होने का क्राइटेरिया बताऊं तो 100 नंबर के पेपर आएंगे, ठीक है। 100 नंबर का ये आएगा, 100 नंबर का ये आएगा, 100 नंबर का ये आएगा और 100 नंबर का ये आएगा। टोटल हो गए आपके 400। हर इंडिविजुअल पेपर में पास होने के लिए आपको मिनिमम 40% तो लाना ही पड़ेगा। तो 100 में से पास होने के लिए आपको 40 लाने पड़ेंगे, 100 में से पास होने के लिए आपको 40 लाने पड़ेंगे, 100 में से पास होने के लिए आपको 40 लाने पड़ेंगे, एंड अगेन 100 में से पास होने के लिए आपको 40 लाने पड़ेंगे। बट यहां पे एक और चीज है जिस पे आपका फोकस जाना चाहिए कि भाई 40-40 तुम इंडिविजुअल पेपर्स में ला सकते हो, लेकिन ओवरऑल तुम्हें सीजीट क्लियर करना है तो तुम्हें 400 में से 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। मतलब इन चारों के मार्क्स कंबाइन करके आपके 200 तो बनने ही चाहिए। तो यहां पे बच्चा ना सिर्फ इंडिविजुअल एग्जाम्स में पास होता है बल्कि ओवरऑल भी उसे पास होना पड़ता है। 40-40 नंबर लाके आप इंडिविजुअल एग्जाम्स में पास हो जाओगे, लेकिन सीजीट क्लियर नहीं होगा। सीजीट क्लियर करने के लिए आपको मिनिमम 50% लाना पड़ेगा, मतलब 400 में से 200 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब इसको क्लियर करने का एक ट्रिक है कि भाई जो सब्जेक्ट्स तुम्हारे ऐसे हैं कि हम तो ये बहुत आसानी से कर लेंगे, हम तो बहुत मजे से कर लेंगे, उन्हें आप क्या करिए, थोड़े और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए ताकि उसमें आपके 60 नंबर आ जाए, 70 नंबर आ जाए, 80 नंबर आ जाए। वैसे आते नहीं है 80, लेकिन मान लो 80 आ जाए तो दूसरे में अगर आपके 40 भी आएंगे तो टोटल 200 से ऊपर पहुंच जाएगा और आप पास हो जाएंगे। सो यहां पे याद रखिएगा, यहां पे क्या एक्चुअली आई शुड से सीएस की पूरी जर्नी में ये याद रखिएगा कि इंडिविजुअल एग्जाम तो क्लियर करना ही करना है, लेकिन साथ में टुगेदर वो ग्रुप भी क्लियर करना है, ठीक है। सो 50% ओवरऑल और 40% इंडिविजुअल एग्जाम्स में। 3 घंटे का वो पेपर होगा क्योंकि सब्जेक्टिव नेचर का है, 3 घंटे का ये पेपर रहेगा, 3 घंटे का ये पेपर रहेगा, लेकिन ये OMR बेस्ड 2 ही घंटे का रहेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे क्योंकि लिखना नहीं है, सिर्फ मार्क करना है, तो टाइम भी आपको थोड़ा सा कम मिल रहा है। ओके, ये एग्जाम सीजीट का साल में 3 बार होता है। सो एक बच्चा अगर एक बार नहीं दे पाया कोई बात नहीं, दूसरी बार दे लो, दूसरी बार नहीं दे पाया कोई बात नहीं, तीसरी बार दे लो। जून में होगा, अक्टूबर में होगा, उसके बाद फरवरी में होगा, तो 3 बार साल में आपको ऑप्शन मिलेंगे ये एग्जाम क्वालिफाई करने के। खुदा ना खास्ता आपका एक बार में नहीं निकलता, अगले 5-6 महीने में दोबारा तुम्हें मौका मिल जाएगा देने का। वैसे तो पहली बार में निकल ही जाएगा आसानी से, क्योंकि तुम कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, तुम तो आसानी से कर लोगे। नहीं भी हो कॉमर्स स्टूडेंट तो हम उतना अच्छा बढ़ा देंगे तुम्हें कि तुम कर लोगे आसानी से, ठीक है। सो ये हो गया सीजीट का स्टोरी। नाउ लेट्स मूव टू हमारा एग्जीक्यूटिव। जैसे मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव में 7 पेपर होते हैं टोटल, ठीक है। तो इनको हमने क्या किया है, 2 ग्रुप्स में बांट दिया है। देखो जब क्लास में ज्यादा बच्चे होते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं ना, तुम इस ग्रुप में तुम उस ग्रुप में, बस वही किया है। 7 पेपर बहुत सारे हो जाते हैं तो हमने 4 को एक में डाल दिया, 3 को एक में डाल दिया। ग्रुप 1 में आएंगे आपके ये 4 सब्जेक्ट्स जो कि हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। जैसे वो रहते हैं ना सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, जनरल लॉज जितने भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, वो सब आप यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर आता है आपका कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, जिसमें अल्टीमेटली सीएस को पूरी लाइफ काम करना होता है, तो इस सब्जेक्ट को तो बिल्कुल घोट के रट लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर आएगा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। एक नया बिजनेस खुलता कैसे है, कैसे खोल सकते हैं, कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको चूज करना चाहिए। लेबर लॉज, अगर आप अपने यहाँ पे लेबर रखते हैं तो उनसे रिलेटेड कौन कौन से लॉज को आपको फॉलो करना पड़ता है, वो सब आप यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस को मैनेज कैसे करते हैं और अकाउंटिंग कैसे होती है, वो सब आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये 4 पेपर आपके आ जाएंगे ग्रुप नंबर 1 में। अब मेरी एक बात सुनिए, बिफोर आई जंप टू द सेकेंड ग्रुप, मैं आपको एक चीज बता देती हूं। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं 7 पेपर का प्रेशर एक साथ झेल सकता हूं, तो वो दोनों ग्रुप्स साथ में दे सकता है, 7 पेपर साथ में दे सकता है। बस एक चीज बता देती हूँ, एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि सीएस के एग्जाम्स में ना छुट्टी नहीं होती। एक दिन पेपर है, अगले दिन होगा, अगले दिन होगा, अगले दिन होगा, अगले दिन होगा, अगले दिन होगा। जब तक नेशनल हॉलीडे नहीं होगा, होली दिवाली नहीं होगी या फिर संडे नहीं पड़ेगा, तब तक आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो अगर आप कंटिन्यूअसली 7 दिन प्रेशर झेल सकते हैं एग्जाम्स का, तो दोनों ग्रुप साथ में दे दीजिएगा।
ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको लगता है कि नहीं यार मैं इतना सारा साथ में नहीं मैनेज कर सकता, मेरा मेंटल हेल्थ अलाउ नहीं करता, तो ऐसे में आपको ये भी रिलैक्सेशन दी गई है कि आप एक बार एक ग्रुप दे दीजिए और दूसरी बार दूसरा ग्रुप दे दीजिए। मतलब ये 4 एग्जाम आप साथ में दे दीजिए और उसके बाद बचे हुए 3 एग्जाम आप बाद में दे दीजिएगा 6 महीने। अच्छा, ये वाले एग्जाम में ना साल में 2 बार होते हैं, एक होते हैं जून में, एक होते हैं दिसंबर में। तो अगर आप चाहें तो दोनों ग्रुप्स जून में ही दे सकते हैं या दोनों ग्रुप्स दिसंबर में भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक ग्रुप आप जून में दे दें, एक ग्रुप आप दिसंबर में दे दें, अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग, जो बच्चा जैसे पढ़ पाए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। बात करें सेकंड ग्रुप में, तो सेकंड ग्रुप में 3 पेपर्स होते हैं जिसमें कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज लॉ, शेयर मार्केट, शेयर स्टॉक एक्सचेंज, इन सब चीजों के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, वो सारा आप यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, टैक्स में क्या क्या ऑब्लिगेशंस आपको पूरी करनी पड़ती हैं, टैक्स लॉज कैसे वर्क करते हैं, किस पे कितना टैक्स लगना चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट, वो सब यहाँ पे कवर होगा। ठीक है। तो 3 पेपर यहाँ सेकंड ग्रुप में होंगे, 4 पेपर यहाँ ग्रुप नंबर 1 में होंगे। आपकी श्रद्धा है साथ में देना है, साथ में 2 अलग अलग देने तो अलग अलग दो। हाँ, बस एक फायदा हो जाता है कि अगर मान लो आप 40 नंबर यहाँ लायो, 40 नंबर यहाँ लायो, 40 नंबर यहाँ लायो, 40 नंबर यहाँ लायो, तो आप इंडिविजुअल एग्जाम में तो पास हो गए, लेकिन पूरे ग्रुप को पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे? अभी बताया था मैंने आपको 50% चाहिए थे। दैट मीन्स आपको यहाँ पे 200 तो लाने चाहिए थे, 200 तो नहीं बने, तो आप ग्रुप में फेल माने जाओगे, और बहुत सारे बच्चे होते हैं इस वजह से फेल। ठीक है। बट अगर आपने ग्रुप 2 साथ में दे दिया और इसमें आ गए आपके मस्त 60, 70, तो ये जो एक्स्ट्रा मार्क्स तुमने यहाँ पे कमाए हैं ना 50 के ऊपर, वो सारे इसके साथ मिक्स हो जाएंगे और ओवरऑल देखा जाएगा कि तुम्हारे 350 मार्क्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है। तो वो एक फायदा है दोनों ग्रुप साथ में देने का, बट अगर प्रेशर हैंडल नहीं हो तो इंडिविजुअल ग्रुप्स पे फोकस कर सकते हैं। ये हो गया एग्जीक्यूटिव की जर्नी। अब बात करते हैं हमारे थर्ड लेवल के बारे में, प्रोफेशनल लेवल के बारे में। ये लास्ट एग्जाम्स होंगे जो आप ICSI के देंगे और इसके बाद आपको मिल जाएगी डिग्री आफ्टर कंप्लीटिंग योर ट्रेनिंग। इसमें भी अगेन ग्रुप नंबर 1 है और फिर ग्रुप नंबर 2 है। पेपर की बात की जाए, 3 पेपर तो इसमें कंपल्सरी है। ठीक है। और चौथा है इलेक्टिव। इलेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा मन करेगा तो तुम दोगे, तुम्हारा मन नहीं करेगा तो तुम नहीं दोगे, ऐसा नहीं है। इनमें से तुम कोई एक पेपर चूज कर सकते हो और वो दे सकते हो, ऐसा है। इसके अलावा ग्रुप नंबर 2 में अगेन 3 पेपर होंगे जिसमें से 2 मैंडेटरी हैं और 7th वाले में आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं और उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। जब भी आप इलेक्टिव पेपर चूज करें, मेक श्योर करना कि वो पेपर चूज करो जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। बहुत लोग तुम्हें ज्ञान देंगे कि अरे आगे चल के जिसमें प्रैक्टिस करनी है वही पेपर चूज करना, बट मैं तुम्हें पर्सनली बोलूंगी जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, तुम्हें वो चूज करना चाहिए। बट अभी फिलहाल ये दूर की बात है। अभी ये समझो कि अगेन यहाँ पे सेम रूल लगेगा, 4 पेपर हैं, 400 नंबर का होगा, 200 तो चाहिए ही चाहिए रहेगा इंडिविजुअल ग्रुप दे रहे हो तो, और अगर दोनों साथ में दे रहे हो तो 350 में काम चल जाएगा। ओके। अब अगर बात की जाए एग्जाम्स के अलावा और कौन कौन सी चीजें होंगी, तो भैया मल्टीपल ट्रेनिंग्स हैं। 21 मंथ की ट्रेनिंग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ट्रेनिंग्स रहती हैं। ये ट्रेनिंग्स ऐसी रहती हैं कि भाई एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को प्रोफेशनल बनने में कैसे ग्रूम किया जाए वो सिखाती है। तो इसमें आपकी रहेगी एक 1 डे की SIP। ठीक है। SIP रहती है, ये वो म्यूचुअल फंड्स वाली SIP नहीं है, ये ट्रेनिंग है जो कि एक ही दिन की रहती है। बीइंग अ CS स्टूडेंट आपको जाना पड़ता है। अगर आपने CAZET में एनरोल किया है तो पेपर देने से पहले आपको ये देनी पड़ेगी, मतलब ये वाली ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाती है आपकी 3 दिन की TDOP, फिर आती है आपकी 15 + 15 दिन की EDP, मतलब 15 दिन ऑफलाइन 15 दिन ऑनलाइन, फिर आती है आपकी 15 + 15 की CLDP। तो इस तरीके से आपकी ये कुछ ट्रेनिंग्स रहती हैं अलोंग विद योर 21 मंथ ट्रेनिंग, जो कि आप या तो किसी कंपनी में करते हैं या फिर किसी PCS के पास करते हैं, और दोनों ही जगह आप CS का काम सीखते हैं। अंडरस्टूड? यहां तक पिक्चर क्लियर हुई? चलिए आगे चलते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि मैम CS तो हम कर लेंगे, लेकिन जॉब मिलेगी क्या, उसकी गारंटी आप दे रही हो क्या? तो बेटा देखो, गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बोलूंगी कि अगर आपने CS कंप्लीट कर लिया है ना,
तो जॉब मिलेगी ही मिलेगी। शायद आप कुछ सालों पहले मुझसे ये क्वेश्चन पूछते तो मैं खुद भी अनश्योर होती कि यार पता नहीं मिलेगी इस बच्चे को जॉब कि नहीं मिलेगी। लेकिन आज के दिन में मैं इतनी श्योरिटी के साथ इसलिए बोल रही हूं क्योंकि भाई देखो, कुछ कंपनीज कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग ही ऐसी बना दी गई हैं कि उन्हें सीएस हायर करना मैंडेटरी हो गया है। कौन कौन सी कंपनीज है ये कंपनीज हैं लिस्टेड कंपनी। मैम ये लिस्टेड कंपनी क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज सुना है तुमने? स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करती है, जो कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है और अपने शेयर्स को वहां पे बेच रही होते हैं, उसे हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनीज। तो हर लिस्टेड कंपनी को सीएस हायर करना ही पड़ता है, उनका मन हो या नहीं हो। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे उनके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो एक जगह तो सिक्योर्ड हो गई सीएस की जॉब। सामने वाला तुम्हें हायर करना चाहता है, नहीं करना चाहता, उसे करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट ने बोला है, तो तुम्हें तो जॉब मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद पब्लिक कंपनी है विथ सर्टेन पेड अप शेयर कैपिटल, प्राइवेट कंपनी है विथ सर्टेन पेड अप शेयर कैपिटल, तो इन सब को भी सीएस हायर करना पड़ता है मैंडेटरी, मतलब जबरदस्ती। अब मैंने यहाँ पे सर्टेन क्यों लिखा है पेड अप शेयर कैपिटल? मैं फिगर मेंशन कर देती थी, मुझे फिगर पता है, लेकिन मैंने सर्टेन इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, और यूजुअली इसमें अपडेशन आती रहती है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है ये अमाउंट भी बढ़ता रहता है। तो आप चेक कर लीजिएगा जब तक आप सीएस बनेंगे वो अमाउंट क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग फिट कर लीजिएगा अपने आप को इसमें। सो बेसिकली इन तीन कंपनीज को तो जबरदस्ती सीएस हायर करना ही पड़ता है। ये तो हो गई जबरदस्ती वाली बात। लेकिन मन से कौन करता है? भाई मुझे नहीं आता सीएस का काम, मुझे नहीं पता कंपनी लॉ के बारे में कुछ भी, तो मैं क्या करूंगी? मैं खुद से जाऊंगी सीएस के पास कि सीएस प्लीज मेरा निवारण कर दो प्रॉब्लम्स का, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, बी एन एक्सपर्ट, मुझे गाइड कर दो। तो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती वाली कंपनीज ही आपको हायर करेंगी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज जिनको एक्चुअली जरूरत होती है गाइडेंस की, वो आपको खुद से सामने से चल के हायर करती है। ये तो हो गई भाई जॉब की बात। क्यों ना अब ये बात कर लिया जाए कि सैलरी कितनी मिलेगी, पैसे कितने कमाएंगे मैम हम इसमें? तो बेटा देखो, पैसे कमाने से पहले पैसे लगाने भी तो पड़ेंगे, उसके बारे में भी तो बात करनी चाहिए। आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा इसमें, उसका एक मोटा मोटा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, क्योंकि अगेन फीस भी क्या है, चेंज होती रहती है थोड़ी थोड़ी, 500 रुपए ऐड हो जाएंगे, 500 रुपए डिडक्ट हो जाएंगे, तो हल्का फुल्का उसमें चेंजेस आता रहता है, इसलिए मैं कोई भी फिगर आपको नहीं बताऊंगी, मोटा मोटा बता देती हूँ। 2 से 3 लाख मैक्सिमम आपके लगेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए। हाँ, अगर आप साथ में कोचिंग कर रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा आप कितनी महंगी कोचिंग कर रहे हैं। क्यों करनी है तुम्हें महंगी कोचिंग? पीडब्ल्यू दे तो रहा है अपने सारे कोर्सेज 2-3 हजार रुपए में, क्यों करना है फिर महंगा वाला कुछ भी? सो अगर मैं पीडब्ल्यू की कोचिंग फीस भी मिला दूं ना, तो 2.5-3 लाख से ज्यादा तुम्हारा खर्चा इसमें नहीं होने वाला, ठीक है? और ये तो आई वुड से तुम अपनी सैलरी के फर्स्ट ईयर से ही निकाल लोगे, ईयर भी ज्यादा ही बोल रही हूँ, हाफ ईयर से ही निकाल लोगे। और अब अगर मैं सैलरी के बारे में बात करूं तो बेटा देखो, मैं ना दूसरे लोगों की तरह 6 लाख 10 लाख 8 लाख 15 लाख ये मिलेगी ये नहीं करूंगी। मैं तुम्हें फैक्ट बताऊंगी, मैं तुम्हें अपने ही दोस्त, सीनियर, जूनियर, स्टूडेंट, इन सब की स्टोरी सुनाऊंगी कि इनको कितनी मिलती है, उसके बेसिस पे तुम जज कर लेना कि तुम्हें कितनी मिलेगी। देखो मेरी एक जूनियर थी जिसका AIR आया इन सीजीट, फिर उसका AIR आया इन एग्जीक्यूटिव, फिर उसका AIR आया प्रोफेशनल में। तीनों ही लेवल्स में भाई उसने ऑल इंडिया रैंक लाई। पहली चीज तो उसे जॉब मांगनी नहीं पड़ी, सामने से जॉब आ रही थी उसके पास, और ऐसे कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी से उसको जॉब आ रही थी। बिग फोर्स में से एक कंपनी ने उन्हें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया था, और उसकी स्टार्टिंग सैलरी अगर मैं आपको बोलूं तो इट वॉज मोर देन 2 लाख रुपीज पर मंथ। मैं ये हवा में बात नहीं कर रही, आई हैव प्रूफ्स। 2 लाख से ज्यादा उसको सैलरी मिल रही थी पर मंथ। फिर अगर मैं बात करूं अपनी एक सीनियर की, तो भाई उसकी जॉब लगी एक गवर्नमेंट कंपनी में, जहां उसे सैलरी तो 1 लाख रुपीज मिल रही थी इन हैंड, उसके अलावा बंगलो मिला, उसके अलावा गाड़ी मिली, उसके अलावा गाड़ी में बैठा ड्राइवर मिला, उसके अलावा नौकर चाकर मिले। मतलब क्या नहीं मिला उसको?
और तो और हर इवेंट में एज अ चीफ गेस्ट जाती थी वो कंपनी के। ये कब हुआ उसके साथ? जब वो गवर्नमेंट कंपनी की सीएस बनी। मेरा एक दोस्त है जो मर्चेंट बैंकिंग फर्म में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है। 1-1.5 लाख रुपए तो वो भी आसानी से बना रहा है वहां पे पर मंथ। और उसके ऊपर अगर वो आईपीओस ले आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स ले आते हैं, तो उसका एक्स्ट्रा बोनस अपने एम्प्लॉयर से तो मिलता मिलता है, कंपनी से भी मिलता है उसको। तो ऊपर की कमाई, मक्खन मलाई भी बहुत कुछ हो जाती है उसकी। ऐसा मान के रखिए कि कितनी सैलरी मिलेगी उसका कोई पैरामीटर नहीं है। बस एक चीज है, जितने स्किलफुल तुम होगे, जितनी मेहनत तुमने अपनी इंटर्नशिप में चीजें सीखने में लगाई होगी, जितना काम तुम्हें आता होगा, उसके बेसिस पे तुम्हें सैलरी मिल जाएगी। अगर तुम काम अच्छा सीखोगे, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। अगर तुमने काम ही वही सीखा, क्लेरिकल, बस फॉर्म भरने वाला, तो फिर 30-35 हजार से ज्यादा सैलरी एक्सपेक्ट मत करना। अगर अच्छी सैलरी चाहिए, बढ़िया काम सीखो, स्किल्स पे वर्क करो, बढ़िया स्किल्स होंगे, सैलरी में कोई वो नहीं होगी। बट मैम क्या सीएस करने के बाद हमेशा जॉब ही करेंगे क्या? हमेशा सैलरी मिलेगी क्या? खुद का कुछ नहीं शुरू कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। आप चाहो तो सीएस बनने के बाद जॉब कर सकते हो, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। या फिर अगर आपको जॉब नहीं करनी है, खुद का बॉस खुद ही बनना है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे डॉक्टर खुद का क्लिनिक खोल लेता है ना, वैसे ही सीएस भी अपना खुद का ऑफिस खोल लेता है और बन जाता है पीसीएस। मैम इसकी कितनी कमाई होती है? इसकी कमाई इसकी नेटवर्किंग पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा क्लाइंट्स लाएगा, जितना मुंह फाड़ के पैसा मांगेगा, उतना ही मिलेगा। मतलब मैंने ऐसे भी पीसीएस देखे हैं जो 100-200 रुपए में फॉर्म भर देते हैं, और मैंने ऐसे भी पीसीएस देखे हैं, मेरे खुद के ही थे, 5,000 रुपए पर फॉर्म चार्ज करते थे, और फीस कितनी होती थी? 400, 500, 600 रुपए। समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो? मैथ समझ रहे हो यहाँ पे? बस यही है, पीसीएस में आपकी नेटवर्किंग, आप कितने क्लाइंट बेस बना पाते हो वो मैटर करता है, और कितना आप सामने वाले से नेगोशिएट कर पाते हो फीस पे, वो मैटर करता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे जितना भी कमाना चाहो कमा सकते हो। पीसीएस में कोई लिमिट नहीं है। अगर तुम बातचीत करने में, रिलेशनशिप बनाने में बहुत अच्छे हो ना, तो यहाँ पे तुम भर भर के कमा सकते हो। आई गेस यहाँ पे मैंने आपको सीएस के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रोफेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। पायल मैम विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। एंड साथ ही साथ पायल मैम के पास सिर्फ सीएस की डिग्री नहीं है। आई हैव डन एलएलबी, एलएलएम, एमकॉम, बीकॉम, एनआईएसएम सर्टिफिकेट्स, साथ ही साथ एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू। और वैसे मैंने फैशन डिजाइनिंग भी की है। तो अगर किसी भी फील्ड से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, करियर से रिलेटेड ओवरऑल आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, इतनी डाइवर्सिफाइड नॉलेज है पायल मैम के पास कि आपको आंसर कर पाए और आपकी हेल्प कर पाए। बस अपने डाउट्स भर भर के लिख दो कमेंट सेक्शन में, देंगे जवाब उन सबका। बच्चे हो तुम हमारे, राइट? चलिए फिर मिलते हैं हमारी बिजनेस स्टडीज क्लासेस में, जो कि शुरू हो रही हैं बहुत ही जल्दी। सी यू गाइस।